हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत तो हमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ ही करनी होगी और वहां पे कुछ कॉशनरी मैसेजेस वर्ल्ड बैंक की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ के फोरकास्ट भी नीचे लाए हैं एंड इंडिया के ग्रोथ के फोरकास्ट भी यहां पे नीचे लाए हैं। सो ग्लोबल ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो अर्लियर वर्ल्ड बैंक वाज एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 4.1%, 4% के ऊपर इस कैलेंडर ईयर में, बिकॉज दुनिया में फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर ही मेजोरिटी ऑफ दी कंट्रीज में है। ओनली इंडिया या फिर कुछ कंट्रीज में इट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो यहाँ पे पूरे साल के मतलब कैलेंडर ईयर 2022 के ग्लोबल ग्रोथ के फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने यहां पे नीचे लाए फ्रॉम 4.1% टू 2.9%। एंड द कॉशनरी मैसेज इज कि स्टैगफ्लेशन कैन कम। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन यानी कि हाई इन्फ्लेशन एंड लो जीडीपी, और समटाइम्स स्टैगफ्लेशन कैन लीड टू रिसेशंस आल्सो। सो यहां पे ये कॉशनरी मैसेज वर्ल्ड बैंक ने दिया है। अगर इंडिया स्पेसिफिक हम बात करेंगे तो इंडिया की भी ग्रोथ के फोरकास्ट उन्होंने फिर से एक बार नीचे लाए हैं। पहले जो उनके फोरकास्ट थे उनको ऐसा लग रहा था इन फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा दैट वुड हैव बीन 8.7%। देन दे स्लैश्ड इट डाउन टू 8% और अब 8% से उन्होंने 7.5% तक इसे नीचे लेके गए हैं वो। और उसका रीजन क्या बताया है? इंडिया का भी रीजन यहाँ पे इन्फ्लेशन ही बताया गया है। सो जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम है अभी इन्फ्लेशन, डेवलप मार्केट्स ने तो 3 डिकेड्स में या फिर 4 डिकेड्स में इतने हाई इन्फ्लेशन नहीं देखे हैं। फिर से एक बार मैं बोल दूं कि जो पॉलिसी मेकर्स वहां पे बैठे हैं उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में या फिर एक्टिव मॉनेटरी लाइफ टाइम में, मॉनेटरी पॉलिसीज की लाइफ टाइम में कभी इतने हाई इन्फ्लेशन देखे नहीं है। सो थ्योरी पढ़ के उसको एनालाइज करके डिसीजंस लेना कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे लोगों के रिएक्शंस कैसे होंगे ये हमें पता नहीं है। बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री की यहाँ पे इन्फ्लेशन हमने इतनी बार देखा हुआ है। सो आरबीआई नोज हाउ टू रिएक्ट टू दीज सिचुएशंस एंड दैट्स व्हाई आई फील अगर करंट सिचुएशन में हम देखेंगे खुद को, इंडिया को, अगर इसमें से अभी तो कुछ पॉजिटिव चीजें हमें निकालनी होगी ना, तो करंट सिचुएशन में हैंडलिंग इन्फ्लेशन, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नोज दिस मच इन अ मच बेटर वे कंपेयर टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। दैट इज अ पॉजिटिव साइन for India, though rising inflation is a concern for RBI too, and that's why आज पॉलिसी रेट्स निकलने वाले हैं। तो हमेशा सबको पता है कि रेट हाइक तो होने वाली है। अब वो रेट हाइक कितनी होती है? 0.25% होती है, 0.40% होती है, 0.50% होती है रेपो रेट हाइक, ये हमें देखना होगा। प्लस अगर मार्केट से लिक्विडिटी निकाल के लेनी है आरबीआई को, तो क्या आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर भी बढ़ाएगा? इट इज अ रेशियो जहां पे बैंक्स को आरबीआई के पास पैसे रखने पड़ते हैं और उन पैसों पे 1% का या फिर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, उस पे 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिलता। सो इट इज अ कंप्लीटली लिक्विडिटी सकिंग मैकेनिज्म फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर वो भी लास्ट टाइम वो भी बढ़ाया गया था, तो क्या फिर से एक बार वो सीआरआर भी यहाँ पे बढ़ता है? ये भी देखना होगा। सो दैट वुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर बैंक्स फ्रॉम द लेंडिंग पर्सपेक्टिव। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कि लेंडिंग रेट्स बढ़ा दिए। कल भी एचडीएफसी बैंक ने 0.35% से अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ाए। सेकंड हाइक इन 2 मंथ्स एचडीएफसी बैंक ने वो किया है। सो आई थिंक the trend is clear, inflation is rising and that's why interest rates are also rising, not only from the policy perspective but from the banking perspective also. Though deposits पे अभी तक lending interest rates नहीं, deposits पे interest rates अभी तक बढ़े नहीं है,
बट आई थिंक इंडिकेशंस आर देयर, जिस तरीके से 10 ईयर जिससे यील्ड ऊपर जा रही है, तो मुझे लगता है उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट हर जगह पे होगा ही होगा. सो अदरवाइज मनी विल फ्लो इनटू दोज सिक्योरिटीज जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. सो करेंटली इंडिया की जो 10 ईयर जिससे यील्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड, मतलब इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट ने जो इशू किए हैं, उसकी यील्ड है 7.52% की. ये भी 7.49%, 7.50% से 7.52% तक ऊपर गई है. सो इंडिकेशंस आर क्लियर दैट कि आरबीआई इज गोइंग टू हाइक द इंटरेस्ट रेट्स टुडे. अब वो कितना होता है ये हमें यहाँ पे देखना होगा. अब कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज देखेंगे और फिर से एक बार वर्ल्ड इकोनॉमी की न्यूज पे मैं लाऊंगा आपको. सो अडानी ग्रुप प्लान्स होलसेल ई-कॉमर्स एंड सोर्सिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड हाउसहोल्ड टाई अप विद फ्लिपकार्ट. तो भाई कोई इंडस्ट्री छोड़ना ही नहीं चाहते गौतम अडानी जी, ऐसा लग रहा है. सो ई कॉमर्स में भी, होलसेल ई कॉमर्स में वो घुसना चाहते हैं, जहां पे ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का काफी अच्छा प्रेजेंस है. ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ रुपीस के उनके रेवेन्यूज है इसमें. तो वहां पे दे आर ट्राइंग टू डू सम टाइप्स. इवन ये जो हाउस होल्ड ग्रोसरीज है उसमें भी दे वांट टू एंटर. तो इन अ वे दिस रिटेल स्पेस फ्रॉम द होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दे वांट टू एंटर इनटू जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का काफी अच्छा प्रेजेंस है. और आई थिंक अडानी ग्रुप के साथ बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट भले ही वो इंडिया में शुरू हुई है, बट अभी तो इट इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट. सो आई थिंक ये टाइप्स कुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच. ये स्पेस में भी कंपटीशन काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है. अब देखते हैं अडानी और मोटा भाई मतलब अंबानी जी कैसे इसमें ये कंपटीशन को आगे लेके जाते हैं. अडानी ग्रुप की और एक रिपोर्ट है, अडानी ग्रुप एंड अपोलो दे आर इन टॉक्स टू बाय अ मेजॉरिटी स्टेक इन मेट्रोपोलिस. तो आपने अभी रिसेंटली देखा था कि डायग्नोस्टिक स्पेस में अडानी ग्रुप की एंट्री हुई थी. वहां पे मुझे ऐसा लगा था कि यार ये एंट्री लेके ऐसी मतलब वो पूरा नेटवर्क बिल्ड करना विल बी अ डिफिकल्ट जॉब. बट अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर को वो बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल हैव एन एडेड एडवांटेज. दो आई थिंक दे विल हैव टू पे सम काइंड ऑफ प्रीमियम आल्सो टू द मेट्रोपोलिस, बिकॉज ऑलरेडी सेटअप है उनका, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कलेक्शन सेंटर्स उनके है, लैब्स है. सो देखेंगे कैसे ये चीजें वर्कआउट होती है. सो कॉशनरी मैसेज टू दी diagnostic listed players, definitely for in the short duration this news can work out to be in a negative way. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के जो मतलब एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा स्टेप अप किया है. सो वापस फिर से एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में एग्रेसिवनेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आता हुआ नजर आ रहा है. प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरीके से बिल्ड हो रहा है, सो उसको देखते हुए एसबीआई ने ये स्टेप ली है. इज इट अ गुड थिंग? यस, इट इज अ गुड थिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, but it could turn out to be a bad thing from the shareholders perspective. अब किसी ना किसी को तो लेंडिंग करनी है, एंड दैट्स हाउ कि ये जो गवर्नमेंट का पुश होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड में, तो वहां पे कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स को असिस्ट करना ही पड़ता है. फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ उनके साथ गलत नहीं होगा, अरे बाप रे क्या हो गया, डूब गया, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द एनपीएस स्टार्ट बिल्डिंग. सो वहां पे जब एनपीएस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनकी बैलेंस शीट जो है वो थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो जाती है. रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स कैन वर्क आउट निगेटिवली. और इसीलिए सबको पता था, मतलब मैं वही बोलता हूँ, जो एक डीएनए होता है बैंक का वो चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. सो इनका जो डीएनए है, चाहे ना चाहे गवर्नमेंट के फोर्स में इनको लेंडिंग करनी ही पड़ती है, एंड दैट कुड टर्न आउट टू बी अ प्रॉब्लम इन कमिंग ईयर्स. सो ये एक चीज देखनी होगी. आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक्स आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन रिटेल लेंडिंग, मतलब बुक डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, बड़ा मतलब कोई एक बड़ा होलसेल एलोकेशन दे डोंट वांट टू टेक. रिटेल एलोकेशन में रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से हो जाता है. और वही पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देयर आर सम कंपल्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड आल्सो. सो वो शायद फुलफिल करने के चक्कर में उनके बैलेंस शीट्स थोड़े से खराब होते हैं. लॉस वगैरह नहीं होंगे, बट इन बिटवीन वी हैव सीन हाउ पेनफुल द फेज वाज 4-5 years, जहां पे बहुत ज्यादा एनपीएस क्रिएट हुए थे, बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट को करना पड़ा था. तो ये सारी चीजें आई थिंक इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीएसयू बैंक जर्नी. सो इसीलिए मैं नॉर्मली कॉशियस रहता हूँ फ्रॉम दी पीएसयू बैंक स्टॉक इन्वेस्टिंग. पॉलिसी बाजार के बारे में बात करेंगे. सो पॉलिसी बाजार के ओनर
पॉलिसी बाजार के जो सीईओ है या फिर पीबी फिनटेक जो उनकी प्रमोटर कंपनी है पॉलिसी बाजार की, उनके सीईओ ने कुछ अपना स्टेक कम किया है। रीजन सेल करने का रीजन वाज कि जो उनके ईसॉप्स आ रहे हैं तो वहां पे उनको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं वो ईसॉप्स को वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए उनको सेल करना पड़ता है। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस अक्रॉस इंडस्ट्री। सो मुझे उसकी वजह से ऐसा कोई निगेटिव चीज नहीं लगती है। आने वाले समय में जैसे कंपनी ने भी डिस्क्लोजर दे दिए है कि उनका स्टेक फिर से बढ़ जाएगा जब ईसॉप सारे वेस्ट होंगे। दिस इज नॉट अ सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। देयर आर रिस्क्स associated with new age technology companies. So if you understand those risks very well, तो ही one should go and take that bet. Otherwise, if you feel that कि नहीं यार ये industry ऐसा, I don't want to see this loss making companies getting valuations and all these things. So there are a lot of profitable companies available in the market. You can go and invest in those companies. So no problem with that. अब फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन की फाइट तो चल ही रही है। अमेजॉन ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है फ्यूचर ग्रुप पे कि ये जो हुआ है, ये जो सारी चीजें सागा हुआ है, फ्यूचर ग्रुप, अमेजॉन, रिलायंस, ऑल दोस थिंग्स, तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड एंड कमिटेड फ्रॉड है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, ऐसा कहना है अमेजॉन का। अब देखते हैं, लिटिगेशन अंडर लिटिगेशन है ये मैटर, तो इस पे ज्यादा भाष्य करना सही नहीं रहेगा। लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट या फिर our legal system says about that. So we should not, I will not want to go into these things. अब LIC का जो मेगा आईपीओ आया था 21,000 करोड़ रुपीस का, और वहां पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि बहुत सारे नए अकाउंट्स LIC के आईपीओ के चक्कर में ओपन हो सकते हैं, बट वैसा कुछ नजर नहीं आया। अराउंड 2.1 मिलियन अकाउंट्स मई महीने में ओपन हुए, which was much lesser than the January 2022 नंबर, which was almost 3.4 मिलियन, मतलब 34 लाख नए डिमैट अकाउंट्स तब खोले गए थे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि LIC का जो आईपीओ है वो पहले आने वाला था, तो उसके चक्कर में अकाउंट्स ओपन हो चुके थे, एंड धीरे जस्ट मई में वो नंबर हमें इतना अच्छा नहीं दिखा। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिकली नंबर चेंज हुआ है फ्रॉम द न्यू अकाउंट ओपनिंग, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया है। LIC के आईपीओ के बाद मई के नंबर्स वो डिक्लेयर हुए। एक्चुअली इन दैट पर्टिकुलर मंथ 7.5 लाख से अकाउंट्स एक्चुअली कम ओपन हुए कंपेयर टू अप्रैल मंथ। सो दैट वाज द थिंग। अब थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ थोड़े से और ज्यादा बातें करते हैं। सो गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने ऐसा बोला है कि ऑयल के जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े से वीकन होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड फर्स्ट सरप्लस उनको नजर आया है मंथ ऑन मंथ, या यहाँ पे मतलब ऑयल, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा उनका कहना है। एंड दिस हैज हैपेंड आफ्टर जून 2020। आप लोगों को याद होगा ना, वो ऑयल निगेटिव में चला गया था, ऑयल के प्राइसेस निगेटिव में चले गए थे। यस, दैट वाज द फेज, तब बहुत सरप्लस होता था ऑयल। तो अभी ये फिर से एक बार हुआ है। उसके रीजंस उन्होंने ये बताया कि मॉडेस्ट डिक्लाइन इन रशियन एक्सपोर्ट्स एक रीजन है, रिकॉर्ड लार्ज सेल्स बाय स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो आप लोगों ने बीच में देखा था ना कि कैसे यूएस जैसी कंट्रीज ने अपने रिजर्व से ऑयल मार्केट में लाया एंड दे सोल्ड इट, and that's how they manage the demand supply equation. and चाइना में जो सीवियर लॉकडाउन है उसकी वजह से भी ये चीजें हुई है। दिस कुड बी अ शॉर्ट टर्म फेनोमेना, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वीकन हो चुके हैं, बट आई थिंक थिंग्स हैव स्टार्टेड टू कूल ऑफ, दो सम प्रेशर विल बी देयर बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक डील्स आर गोइंग टू कम, जैसे हमने रशिया के साथ डील की है या फिर और ज्यादा डील्स हो सकते हैं। 20-25% of our oil imports are coming from Russia now, with $35 per barrel discount. ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे चीजें आ रही है वहां से, और यहाँ से यूरोप को सप्लाई हो रहा है पेट्रोलियम का। सो इंटरेस्टिंग थेरीज, कॉन्स्पिरेसी थेरीज आर गेटिंग डेवलप्ड. So interesting days are ahead regarding this oil diplomacy. I'll say that. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में और बातें करेंगे तो इंडिया में जो बैंक क्रेडिट है वो नंबर काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर बाय 11.04%। मतलब बैंक ने जो लोन्स दिए हैं या फिर एडवांसेस जिनको कहा जाता है, तो वो लोन की ग्रोथ 11.04% रही है ईयर ऑन ईयर। मई 20 को जो फोर्टनाइट क्लोज हुई थी उसके हिसाब से ये नंबर से। सो द लोन का टोटल बैंक लोन बुक इज 120 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 120 लाख करोड़ रुपीस। और अब लोन कहां से दिए जाते हैं? डिपॉजिट से दिए जाते हैं। तो डिपॉजिट कितने ग्रो हुए? सो डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 9.27%, और टोटल डिपॉजिट्स विथ all these scheduled commercial banks are 165.74 lakh crore rupees.
यानी कि 165,74,000 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट्स इन बैंक्स के पास है। तो इन डिपॉजिट्स में से अराउंड 120 लाख करोड़ रुपीस के डिपॉजिट्स को या फिर उन्होंने उतने लोन्स मार्केट में दिए हुए हैं। सो नॉर्मली क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये लेस देन 1 ही रहता है, बिकॉज देयर आर सम रेगुलेटरी थिंग्स व्हिच बैंक्स नीड टू गिव, एसएलआर हो, सीआरआर हो, तो ये सारी चीजें बैंक्स को आरबीआई के पास पैसे रखने पड़ते हैं वहां पे, एंड दैट्स हाउ दे मैनेज द बिजनेस। द बैंकिंग बिजनेस इज एन इंटरेस्टिंग बिजनेस टू वॉच। अब और एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज ये है कि हायरिंग डिमांड जो है मई में ये 9% से बढ़ी है, 9%, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे कौन से सेक्टर्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? पहला सेक्टर है टेलीकॉम, दूसरा सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बीएफएसआई जिसे कहते हैं, और तीसरा सेक्टर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर। तो इन सेक्टर्स ने इस ग्रोथ को, इस डिमांड को, हायरिंग डिमांड को यहाँ पे मतलब इन अ वे फुलफिल किया है या फिर फोर्स किया है। सो 9% से ये ग्रोथ रही है हायरिंग डिमांड की। अब कुछ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं। सो गवर्नमेंट to monetize assets worth 75,200 crore rupees in coal mining sector in this financial year FY23। तो जिस तरीके से शायद मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है कंपेयर टू अर्लियर एक्सपेक्टेशंस, तो डेफिनेटली टैक्स रेवेन्यूज कैन गेट इम्पैक्टेड, या फिर जो ग्रोथ गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट की है शायद उतनी ग्रोथ ना हो, और इसीलिए कुछ डेफिसिट्स कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट विल हैव टू मोनेटाइज इट्स एसेट्स, जिसमें कोल माइनिंग सेक्टर एक सेक्टर उनको नजर आता है जहां पे वो कुछ चीजें मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी कि इन अ वे सेल करना या फिर टिपिकली टाइप्स करना जहां से कैश फ्लोज वगैरह आए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू थिंग्स कैन हैपन इन दिस कोल माइनिंग सेक्टर। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का भी एपिसोड आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।